हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट सेकंड। हम आपको सॉल्व करा रहे थे BHU MSc बॉटनी इंटेंस एग्जामिनेशन जो हुआ आपका 2020 का, उसके आंसर्स के साथ उसके हम आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहे थे। और हमने अभी तक 120 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दे दिया है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इस ऊपर आए हुए लिंक पे क्लिक करके आप पार्ट फर्स्ट पे जा सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस को। 61 जो क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है सिस्टर्नी सेक्रेटरी वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स आर पार्ट ऑफ। अब जो है आप यहाँ पे देखेंगे क्लोरोप्लास्ट लाइसोसोम में ये स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं सिस्टर्नी वगैरह। जो आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डर सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट्स जिसको सिस्टर्नी बोला जाता है। इट आल्सो हैज सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स विद इट। तो जो करेक्ट ऑर्गेनेल है वो आपका है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनेस्ट अमंग नेचुरल एन्यूप्लॉइड। कह रहा है एन्यूप्लॉइड्स तो आपने पढ़ा होगा। एन्यूप्लॉइड्स का मतलब है जहाँ पे क्रोमोजोम में न्यूमेरिकल चेंजेस आते हैं, एक क्रोमोजोम कम हो गया, एक क्रोमोजोम ज़्यादा हो गया, इसको एन्यूप्लॉइड्स बोलते हैं। और मोनोजोमिक्स होते हैं जब एक क्रोमोजोम कम होता है, जैसे 2n है तो -1। या ट्राइजोमिक्स बोलते हैं जब एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तब कह रहा है एन्यूप्लॉइड्स में भी मैंने आपको बोला मोनोजोमिक्स होते हैं, ट्राइजोमिक्स होते हैं, नलीजोमिक्स होते हैं, टेट्राजोमिक्स होते हैं। नेचुरल पॉपुलेशंस में आपको सबसे जो कॉमन मिलता है वो आपको मोनोजोमिक्स और ट्राइजोमिक्स मिलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड, मोनोजोमिक्स एंड ट्राइजोमिक्स। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर्स क्लोराम्फेनिकॉल। क्लोराम्फेनिकॉल क्या है? आपका एक एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो इतने सारे मेंबर यहाँ पे दिए गए हैं इसलिए दिए गए हैं कि जो आपका स्ट्रोमाइसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स निकाले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्वेश्चन में आपका दिया है क्लोराम्फेनिकॉल, ये आपका किससे प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली से। और तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है ये आपका, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है जैसे सेकेंड क्लोराम्फेनिकॉल हो गया, ऐसे एक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से होता है जो निकलता है, जो यहाँ पे है थर्ड ऑप्शन पे। और नियोमाइसिन है जो एक स्ट्रेप्टोमाइसिस का मेंबर है फ्रेडी, उससे पाया जाता है, निकाला जाता है। तो ये तीन एंटीबायोटिक्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपका क्लोराम्फेनिकॉल है जो आपका किससे मिलता है? हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली से। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। सब्सटेंसेस दैट स्टिमुलेट्स नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेगुमिनस प्लांट इज। आपने पढ़ा होगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है रूट नोड्यूल में, वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है लेगुमिनस प्लांट में। और पूछ रहा है इसमें से कौन सा हार्मोन है जो वो इस नोड्यूल फॉर्मेशन को लेगुमिनस प्लांट में इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है। तो सब्सटेंसेस दैट स्टिमुलेट नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेगुमिनस प्लांट इज इंडोल 3 एस्टिक एसिड व्हिच इज कॉमनली नोन एज IAA। The possible involvement of this auxin in the nodule formation was first reported by Thinman in 1936. Okay, क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। Which one is used as bioinsecticide? इसमें से कौन सा बैक्टीरिया है जिसको हम बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं? बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस सबस्टिलिस, सुरेंजेनेसिस और ब्रेविस। करेक्ट आंसर क्या है इसका? थर्ड, बैसिलस सुरेंजेनेसिस। आपने बहुत बार पढ़ा है इसको। इंसेक्ट रेसिस्टेंस हैज़ बीन जेनेटिकली इंट्रोड्यूस इनटू प्लांट। जो इंसेक्ट रेसिस्टेंस है उसको क्या करते हैं हम? जेनेटिकली प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कराते हैं। वन वाइडली यूज अप्रोच इज बेस्ड ऑन इंट्रोड्यूसिंग जीन्स इंक्लूडिंग द टॉक्सिक प्रोटीन। और इसमें एक अप्रोच क्या है हमारा कि हम टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाले कुछ जीन को बैसिलस थ्रोजेनेसिस से लेके प्लांट्स में क्या करते हैं? डाल देते हैं, तो हम ट्रांसजेनिक्स बना देते हैं। अब ये जो होता है जीन, ये कोड करता है क्रिस्टल प्रोटीन होता है जिसको हम बीटी टॉक्सिन बोलते हैं। और ये जो टॉक्सिन है जब इन प्लांट्स पे मॉथ या बटरफ्लाई के लार्वा फीड करते हैं, ये उनके गट में जाता है और वहाँ पे टॉक्सिसिटी काज करता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो इट इज़ द बेस्ट
एग्जाम्पल ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड कौन सा, बैसिलस thuringiensis। क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है ड्यूरिंग होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, आपको पता है होस्ट और पैरासाइट का इंटरेक्शन होता है, पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन्स आपने पढ़ा होगा, वो कौन प्रोड्यूस करता है, होस्ट, पैथोजन, बोथ पैथोजन होस्ट और टेकन फ्रॉम द सॉइल, दीज पीआर प्रोटीन्स आर टेकन फ्रॉम द सॉइल। करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड होगा, पैथोजन जो प्लांट का इंटरेक्शन होता है उसमें पीआर प्रोटीन जो होता है ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जो होस्ट सेल जो होता है प्रोड्यूस करता है। ओके जब कोई वायरस जो भी होता है जो इन्फेक्ट करता है गाजिन, उनका इनोकुलेशन जब होस्ट पे आता है तब ये पीआर प्रोटीन जनरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं, बैच फर्मेंटेशन को और क्या बोल रहा है, कहते हैं फैट बेस सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और सबमर्ज सिस्टम। तो जो बैच फर्मेंटेशन है इसको हम क्लोज सिस्टम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, क्योंकि जब हम फर्मेंटेशन इसमें कराते हैं इसको क्लोज सिस्टम फर्मेंटेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक बार जो हमने सबस्ट्रेट और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला है, क्योंकि देखिए हम सबस्ट्रेट देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं, वो सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाता है जो हमारे काम का होता है। इस क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एक ही बार हम सबस्ट्रेट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं, हमारा फर्मेंटेशन प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, बाकी उसमें कुछ एडिंग रिमूविंग हम नहीं करते, सारा प्रोसेस जो भी करना होता है एक बार करते हैं, बाकी कहानी खत्म उसमें। तो ये क्लोज सिस्टम फर्मेंटेशन है। तो जो भी सबस्ट्रेट या माइक्रोऑर्गेनिज्म जो भी डाले जाते हैं एट टाइम 0 आर नॉट रिमूव्ड until द फर्मेंटेशन इज कंप्लीट, इसीलिए इसको क्लोज बोलते हैं। कंट्ररी टू दिस इन ओपन सिस्टम फर्मेंटेशन इसका अपोजिट है, यहाँ पे जो बायोमास अक्यूमुलेशन होता है इस कंपोज्ड ऑफ अ ग्रोथ एंड रिमूवल प्रोसेस, ग्रोथ होता रहता है हम रिमूव करते रहते हैं। वहीं फैट बैच जो सिस्टम है ये ओपन सिस्टम फर्मेंटेशन ही के ही तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ और डाइल्यूशन का प्रोसेस करते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं हम उसको डाइल्यूट करते जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे रिमूव हम नहीं करते, उस कंटेंट का डाइल्यूशन करते हैं। तो बैच फर्मेंटेशन इज आल्सो कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम फर्मेंटेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं, द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन्स इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर कह रहा है विच वन इज द करेक्ट ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। पहले हम क्या करते हैं, क्रिस्टल वायलेट लेते हैं पहले, या तो हम आयोडीन सोल्यूशन से इसमें प्रोसीजर करते हैं, या पहले अल्कोहल ले लेते हैं, क्या करते हैं। तो जो ग्राम स्टेनिंग एक्चुअली है ये एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है जिसमें हम सेल्स को या तो पिंक कलर मतलब ये देता है या तो पर्पल, पिंक कलर देता है तो मतलब वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, पर्पल कलर देता है तो मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ये डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चरल सेल वॉल के स्ट्रक्चरल मेकअप पे। इस रिएक्शन में होता क्या है, बैक्टीरिया को हम एक ग्लास स्लाइड पे फिक्स करते हैं, उसको सबसे पहले हम क्रिस्टल वायलेट से ट्रीट करते हैं, और इसमें आपको पहला ही ऑप्शन जो मिलेगा वहाँ पे क्रिस्टल वायलेट है। तो सबसे पहले हम उस स्लाइड को क्रिस्टल वायलेट से ट्रीट करते हैं 30 सेकंड के लिए, फिर उसको जेंटली रिंस करते हैं किससे, आयोडीन सोल्यूशन से, और फिर उसको हम कुछ देर बाद वाटर और फिर एल्कोहल से रिंस करते हैं। लास्ट स्टेप पे हम सैफ्रनिन का काउंटर स्टेनिंग करते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वहाँ पे क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर पाया जाता है काफ़ी मोटा सा, तो वो ये जो वायलेट आयोडीन का हमने स्टेन पहले इस्तेमाल किया इसको वो रिटेन रखता है, वो उसके सेल वॉल से कॉम्प्लेक्स बना के रखता है, ठीक है, और वो पर्पल स्टेन्ड हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्रिस्टल वायलेट है। और फिर लास्ट में हमने ध्यान रखिए आप सैफ्रनिन से काउंटर स्टेन किया था। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो उनके पास एफिनिटी नहीं होता है ये स्टेन कॉम्बिनेशन के लिए, या जब हम अल्कोहल से ट्रीट करते हैं क्योंकि बहुत पेप्टिडोग्लाइकिन की मात्रा बहुत कम होती है तो स्टेन चला जाता है, और ये जो है सैफ्रनिन से जो है स्टेन करता है। पहला वाला तो वो वायलेट आयोडीन स्टेन कॉम्बिनेशन रहता है तो एक स्टेन लग गया तो वो उसी से स्टेन रहता है, सेकंड वाला सैफ्रनिन से स्टेन करता है, इसलिए दोनों अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव वाला जहाँ पे क्रिस्टल वाले आयोडीन का कॉम्प्लेक्स है वो पर्पल दिखेगा, जहाँ पे सैफ्रनिन है वो ग्राम नेगेटिव होगा वो पिंक दिखेगा। ओके, इसका प्रोसीजर यही है फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, अब बैक्टीरियम कंटेनिंग प्रोफेज इज कॉल्ड, एक बैक्टीरियम है कह रहा है उसके पास प्रोफेज है, उसको क्या बोलोगे, लिटिक, लाइसोजेन, लाइमोजेन और जाइमोजेन। करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड है लाइसोजेन। क्यों, सम बैक्टीरिया विरुलेंट होते हैं, हाउएवर अदर वायरसेस आल्दो एबल टू किल सेल्स थ्रू अ विरुलेंट साइकिल, मतलब वो विरुलेंट साइकिल करके वो पॉसिबल है कि वो
अपने होस्ट को किल कर दें, लेकिन उसके पास एक अल्टरनेटिव लाइफ साइकिल भी होता है जो रिजल्ट क्या करता है, स्टेबल रिलेशनशिप बनाने में होस्ट के साथ में। सच वायरसेस आर कॉल्ड टेम्परेट वायरसेस, ऐसे वायरसेस को हम टेम्परेट वायरस कहते हैं। सच वायरसेस लाइक बैक्टीरियोफाजेस एंटर इनटू द स्टेट कॉल्ड लाइसोजेनी, वो एक लाइसोजेनी के फेज में चला जाता है, वेयर मोस्ट वायरस जीन्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड एंड द वायरस जीनोम कॉल्ड अ प्रोफेज, उसको वायरस जीनोम को हम प्रोफेज बोलते हैं, इज रिप्लिकेटेड इन सिंक्रोनी विद द होस्ट क्रोमोसोम। होस्ट क्रोमोसोम जब रिप्लिकेट करता है उसके साथ साथ वायरस का जीनोम भी क्या होता है, रिप्लिकेट हो जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो प्रोफेज कंटेनिंग बैक्टीरिया होते हैं उसको हम लाइसोजेन बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, प्रोटीन पार्टिकल विच कैन इन्फेक्ट आर कॉल्ड। देखिए, प्रोटीन पार्टिकल जो इन्फेक्ट कर सके वो प्रॉपर्टी आती है आपकी केवल प्रायॉन्स। प्रायॉन्स आर द प्रोटीन पार्टिकल जो इन्फेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली वो अलग से नहीं आते, वो होस्ट के प्रोटीन्स ही होते हैं, या अलग से भी आ सकते हैं अगर दूसरे होस्ट के प्रोटीन्स। एक्चुअली वो प्रोटीन होता है अपना कन्फर्मेशन चेंज कर लेता है, मतलब स्ट्रक्चर, और वो एक इन्फेक्शन पार्टिकल की तरीके से काम करने लगता है। तो आप देखेंगे जो प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं वो प्रायॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन। कह रहा है जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ये एंडोटॉक्सिन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, पेप्टिडोग्लाइकान में, लाइपोपॉलीसैकेराइड में, टेकोइक एसिड में, या इनर मेम्ब्रेन में। करेक्ट आंसर है इसका सेकंड। एंडोटॉक्सिन जो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, वो उसके लाइपोपॉलीसैकेराइड में प्रेजेंट रहता है। मोस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस टॉक्सिक लाइपोपॉलीसैकेराइड एज पार्ट ऑफ द आउटर लेयर ऑफ देयर सेल एनवेलप में उसके रहता है। दीज लाइपोपॉलीसैकेराइड जिसे हम एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है, यही लाइपोपॉलीसैकेराइड ही एंडोटॉक्सिन होते हैं। अब इसके कंट्रास्ट अगर आप एक्सोटॉक्सिन की बात करेंगे, क्वेश्चन में एंडोटॉक्सिन है, अगर हम बात करें एक्सोटॉक्सिन का, ये सेक्रेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं लिविंग सेल्स के। मतलब एक बैक्टीरिया अगर वो उसी का हिस्सा है, लाइपोपॉलीसैकेराइड उसके वॉल का ही पार्ट है, ये एंडोटॉक्सिन होगा। और जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेक्रेट करते हैं। एंडोटॉक्सिन आर सेल बाउंड। तो अभी क्या बोलोगे आप, जो एंडोटॉक्सिन है ये सेल बाउंड है क्योंकि वो लाइपोपॉलीसैकेराइड ही है उसी का। रिलीज इन लार्ज अमाउंट व्हेन द सेल लाइज, और जब सेल लाइज करता है तो वो लार्ज अमाउंट में निकलते हैं। एंडोटॉक्सिन हैव बीन स्टडीड प्राइमरली इन इशरिकिया, शाइगेला एंड स्पेशली साल्मोनेला में बहुत स्पेस स्टडी हुई है। वायरसेस दैट अटैक O2 इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स आर कॉल्ड। कह रहे हैं हम ऐसे वायरसेस को जो O2 इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट को अटैक करते हैं क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि इसमें कौन से ऑप्शन में कौन कौन से मेंबर हैं जो O2 इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं। माइकोफेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो फंगस को अटैक करते हैं, तो फंगस फोटोसिंथेटिक है नहीं। कॉलीफेजेस जो होते हैं वो एक्चुअली जो इशरिकिया कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं, हम उसको कोलीफेजेस बोलते हैं। इशरिकिया कोलाई भी फोटोसिंथेटिक नहीं है। बैक्टीरियोफाजेस जो है वो बैक्टीरिया स्पेशली ई कोलाई को और उससे ही रिलेटेड बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो बैक्टीरियोफाजेस कहलाते हैं। तो ई कोलाई और उससे रिलेटेड बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक नहीं है। आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे जो आपका करेक्ट है, साइनोफेजेस। साइनोफेजेस आर द बैक्टीरियोफाजेस और viruses that infect a cyanobacterium, and you know that cyanobacteria are O2 evolving photosynthetic prokaryotes. Then the correct answer will be third, viruses that attack O2 evolving photosynthetic prokaryotes are called cyanophages. क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, फंगल पैथोजन विच ब्लॉक्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर रेस। आपको इसमें पढ़ना है कि कौन सा फंगल पैथोजन है जो ट्रांसलोकेशन, वाटर ट्रांसलोकेशन होता है उसको ब्लॉक कर देता है प्लांट्स में। तब आप देखेंगे जो आपका इसमें से है राइजोपस निग्रिकांस, पक्सिनिया ग्रामिनीस, अल्टरनारिया सोनाई को छोड़ के एक है यहाँ पे आपका फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम जो है ड्यूटेरोमाइकोटिना का ये मेंबर है, और फ्यूजेरियम ऊडम जो है ये क्या काज करता है, डिजीज काज करता है विल्ट ऑफ पिजन पी, जिसको आप अरहर बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका कैजनस कैजान है। ये उसमें क्या करता है, विल्टिंग कॉज करता है। विल्टिंग कैसे होता है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस विल्टिंग इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। विल्टिंग होता है शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से। बिकॉज दिस फंगस ब्लॉक द वेसल्स, वेसल्स को ये फंगस ब्लॉक कर देता है, दस इंटरफियरिंग विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, काजिंग प्लांट्स टू विल्ट एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन डेथ। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका
फर्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। When a fungal parasite requires more than two hosts to complete its life cycle, this considered is known as autosium, autotropism, heterotrophism, heterotropism। तो ऑटोट्रॉपिज्म हेटेरोट्रॉपिज्म तो अलग चीज़ें हैं, आर्टोइशियस हेटेरोसियस की हम बात करेंगे। फंगल जो पैरासाइट्स होते हैं वो या तो अपना लाइफ साइकिल जो है एक ही प्लांट पे कंप्लीट कर सकते हैं, या उनको अलग अलग दो होस्ट चाहिए या दो से ज़्यादा होस्ट चाहिए। तो ऐसे फंगस जैसे कुछ रस्ट हो गया, एस्पेरागस रस्ट, वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं एक सिंगल होस्ट पे और उनको आर्टोइशियस बोलते हैं, और इस कंडीशन को ऑटोसिज्म बोलते हैं। वहीं अदर जैसे कि स्टेम रस्ट ऑफ सेरल्स हो गए, वो दो, पैक्सीनिया जैसे एग्जांपल है, वहाँ पे दो आपको अल्टरनेट होस्ट मिलेंगे। आपने पैक्सीनिया का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, एक तो वीट उसको चाहिए, बर्बेरी भी चाहिए, जिससे कि वो अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके। और ऐसे फंगस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा उनको होस्ट चाहिए होता है, ऐसे फंगस को हम हेटेरोसियस बोलते हैं, और इस कंडीशन को हेटेरोसिज्म बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? थर्ड, हेटेरोसिज्म। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। एरगट डिजीज, एक बार फिर ये क्वेश्चन आया है, एक बार फिर आ चुका है, पहले भी पार्ट 1 में हमने उसका बात किया था। एरगट डिजीज जो होता है ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया की वजह से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सेकेंड, क्लेविसेप्स। एरगट डिजीज इज काज्ड बाय द फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ये जो होता है, जो ग्रेन्स होते हैं प्लांट के, एक्चुअली वीट, उसके 5 या 10% ही ग्रेन को वो इन्फेक्ट करते हैं, पर ये उसके लिए उतना वो उसका इकोनॉमिक लॉस नहीं करता है। एक्चुअली ये जो होता है ये एरगट, ये ग्रेन्स में रहता है, ये पॉइजनस होता है ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए, जो एरगटिज्म काज करता है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। टारगेट बोर्ड इफेक्ट जो है ये किस फंगस द्वारा काज होता है? कोलेटोट्राइकम अल्टरनारिया, पेरिकुलारिया और हेलमिंथोस्पोरियम। करेक्ट आंसर इसका सेकंड है, अल्टरनारिया। अब देखिए, जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो कॉज करता है अल्टरनारिया सोलाई, और इसका सिम्टम क्या है? देखिए, एक तो हो गया डिजीज, जैसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया, ये एक डिजीज है, उसको कॉज कौन कर रहा है? अल्टरनारिया सोलनाई। अब कोई भी अगर फंगस है वो किसी प्लांट को डिजीज कॉज करता है तो उसका एक सिम्टम आता है, मतलब जैसे नेक्रोसिस वगैरह आपने पढ़ा होगा इधर उधर, तो वो क्या है? सिम्टम है। वैसे ही जो टारगेट बोर्ड इफेक्ट है ये एक सिम्टम है। अब ये जो अल्टरनारिया जो है पोटैटो पे डिजीज कॉज करता है, जो अर्ली सिम्टम आते हैं वो वहाँ पे एक अर्ली ब्राउन स्पॉट बनता है लीव्स पे, जो इनलार्ज होता है साइज में, और ये क्या करता है? राउंड राउंड हो जाता है, और ये कंसंट्रिक रिंग बनाता है, मतलब एक के बाद एक रिंग आपको देखने को मिलेगा। जो टारगेट बोर्ड्स आप देख के होंगे, जो एक गेम होता है टारगेट बोर्ड, उसके जैसे दिखता है, इसीलिए इसका नाम टारगेट बोर्ड इफेक्ट रखा गया है, इस इफेक्ट को। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्टरनारिया। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इज अ स्यूडो रस्ट बिकॉज। आपने व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स पढ़ा है, ये जो है मैस्टिगोमाइकोसीड्स का एक मेंबर है, एल्बिगो कैंडिडा, उससे होता है। इसको स्यूडो रस्ट हम किस लिए बोलेंगे? 4 ऑप्शन है, क्योंकि बेसिडियोमाइसीड के मेंबर से नहीं होता है, इसका पश्यूल का कलर ग्रीन नहीं होता है, डिजीज इज सीन ऑन क्रूसीफर इसलिए इसको स्यूडोरस्ट बोलेंगे, या डिजीज इज नॉट सीन ऑन वीट इसलिए इसको स्यूडोरस्ट बोलेंगे। तो जो रस्ट डिजीज होता है एक्चुअली वो बेसिडियोमाइसीड्स के मेंबर जो जिसे पैक्सीनिया है वो कॉज करते हैं। तो रस्ट डिजीज आपको बेसिडियोमाइसीड्स में मिलेगा। एल्बिगो कैंडिडा मेंबर है मैस्टिगोमाइसीड्स का, इसीलिए स्यूडो रस्ट है। कोई रस्ट बोले तो आप इसको बेसिडियोमाइकोटिना में एल्बिगो को मत कंसीडर करिए, ये मैस्टिगोमाइसीड्स का मेंबर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, डिजीज इज नॉट काज्ड बाय बेसिडियोमाइसीड्स मेंबर, दैट इज व्हाई वी कॉल इट स्यूडो रस्ट। नेक्स्ट, बॉडी एक्स मिक्सचर वॉज डिस्कवर्ड बाय। बॉडी एक्स मिक्सचर किसने डिस्कवर्ड किया था? तो मैं बता दूं आपको, ग्रेप्स का एक डिजीज था पहले, बहुत पहले। तो मिलार्डट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने नोटिस क्या किया कि जब वो इन वाइन्स पे, ग्रेप क्या होता है? वाइन होता है, मतलब चढ़ने वाला, क्लाइंबर। तो इन्होंने इस पे स्प्रे किया ब्लूइश वाइट मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड लाइम। उसने क्या किया? ये जो ब्लूइश वाइट मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट और लाइम है, इसके मिक्सचर को उन्होंने जब लीव्स पे डाला तो लीव जो है जिंदा ही रह गई। वो वहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होता है ग्रेप्स पे, जहाँ पे इन्होंने जिस लीफ को ये अनट्रीटेड रखा वो जो है इस डिजीज से किल्ड हो गई। इन्होंने क्या किया? बहुत सारे कम्बिनेशन को, ये जो मिक्सचर बनाया था, इन्होंने ट्राई किया और उन्होंने कंक्लूड क्या किया कि कॉपर सल्फेट का मिक्सचर और हाइड्रेट लाइम का मिक्सचर
इस डिजीज को, डाउनी मिल्डी ऑफ ग्रेड के डिजीज को कंट्रोल करता है। और यही मिक्सचर कॉपर सल्फेट और हाइड्रेट लाइम का हम कॉमनली उसे बॉर्डियक्स मिक्सचर बोलते हैं। तो क्रेडिट जाता है मिलार्डेट को। आंसर सही होगा पहला। 79 पे आते हैं। द कॉप्रोफिलिक फंजाई आर इनहैबिट, कह रहा है कॉप्रोफिलिक फंजाई कहाँ पे रहते हैं? डंग पे, डेडवुड्स पे, डिकेइंग लेक्स पे या फूड आर्टिकल्स पे। कॉप्रोफिलस का ही मीनिंग होता है कि डंग लविंग फंजाई, मतलब जो डंग पे ग्रो करे, डंग, ठीक है। डंग मतलब जो एनिमल्स का एक्सक्रीटा होता है उसको डंग बोलते हैं। तो ऐसे जो फंजाई होते हैं उसको सैप्रोबिक फंजाई होते हैं। सैप्रोफिटिक, आप सैप्रोफिटिक तो अलग हो जाएगा, सैप्रोबिक। एग्जाम्पल आपका एस्कोबोलस है, पाइलोबोलस है। दीज आर द कॉप्रोफिलस फंजाई एंड दे ग्रो ऑन डंग सबस्ट्रेटम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आरएनए वायरस? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है आरएनए वायरस का? तो SV40 है, T4 फेज है, टोबैको मोज़ाइक वायरस है, एडेनो वायरस है। अगर आप SV40, T4 फेजेस, एडेनो वायरस के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी बहुत कॉमनली आपने पढ़ा होगा TMV के बारे में, टोबैको मोज़ाइक वायरस, विच इज आरएनए वायरस। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसका थर्ड होगा, टोबैको मोज़ाइक वायरस। एक्सप्लेनेशन पे अगर हम आएंगे तो SV40 जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एनिमल वायरसेस हैं। T4 की बात करें तो ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरियोफाजेस है जो ई कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं और उससे रिलेटेड बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। टोबैको मोज़ाइक वायरस एक प्लांट आरएनए वायरस है जो क्या डिजीज कॉज करता है? आपका टोबैको मोज़ाइक डिजीज। वही अगर एडिनो वायरसेस की बात करेंगे, ये लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस ये भी हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका मैंने जैसे बोला TMV होगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। कह रहा है बायोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट इज फाउंड इन। बायोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट आपको कहाँ पे मिलता है? ओइनोथोरा, एलियम, पिपर एडोक्सा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये कॉमनली पूछा जाता है। बायोस्पोरिक जो टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट है ये एक्चुअली पाया जाता है एलियम में। एलियम जो होता है वो बायोस्पोरिक टाइप का होता है, लेकिन अब वेरएज इट इज मोनोस्पोरिक। ओइनोथोरा जो है वो मोनोस्पोरिक होता है और टेट्रास्पोरिक होता है। कौन कौन सा? एडॉक्सा और पिपर जो ऑप्शन में दिए गए हैं। केवल आपका एलियम जो है वो बायोस्पोरिक है, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका एलियम होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। मेनोजाइलिक वुड किसे बोलते हैं? जब आप जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं उसमें आपको मेनोजाइलिक वुड और पिक्नोजाइलिक वुड के बारे में बताया जाता है। मेनोजाइलिक वुड का अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो साइकस है। पिक्नोजाइलिक वुड का अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका पाइनस है। जिम्नोस्पर्म में जो है वुड मेनोजाइलिक हो सकता है या तो पिक्नोजाइलिक हो सकता है। मेनोजाइलिक वुड जो होता है वो सॉफ्ट और लूज होता है, कॉम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पिथ रीजन होता है और कॉर्टिकल रीजन होता है प्लस मेडुलरी रेज होते हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं। और ये आपको पता है कॉर्टेक्स, पिथ, मेडुलरी रेज, दीज आर पैरेन्काइमेटस सेल्स, तो ये इसको सॉफ्ट बनाते हैं, जैसे ये साइकस में मिलता है। पिक्नोजाइलिक वुड की अगर हम बात करें तो ये कंप्रेस्ड और हार्ड वुड होता है। यहाँ पर पिथ काफ़ी कम होता है, कॉर्टिकल एंड मेडुलरी लेस काफ़ी कम होता है, नैरो होता है, जैसे पाइनस के वुड में आपको मिलता है। तो इस वजह से जब पैरेन्काइमेटस सेल्स कम हुई, वैस्कुलर टिश्यू ज़्यादा हुआ, तो वो वुड क्या होगा? हार्ड और कम्पैक्ट होगा। इसीलिए मेनोजाइलिक वुड को हम क्या रिफर करेंगे? लूज एंड सॉफ्ट, विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। रेजिन डक्ट इन पाइनस सिस्टम रिप्रेजेंट, कह रहा है जो रेजिन डक्ट होता है पाइनस के स्टेम में क्या रिप्रेजेंट करता है? लार्ज वैक्यूल, इंटरसेलुलर स्पेस, लाइसिजिनस कैविटी और साइटोजिनस कैविटी। अब लार्ज वैक्यूल का बात छोड़ दीजिए, इंटरसेलुलर स्पेसेस तो हर जगह पाए जाते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स में मोस्टली कॉमन है। अब दो जो ऑप्शन हैं वो है आपका लाइसिजिनस कैविटी या तो साइटोजिनस कैविटी, इसमें से जो होगा। हम बात करते हैं इन दोनों की। मेनी प्लांट्स हैव टिश्यू कैविटीज विच ओरिजिनेट आइदर साइटोजिनियसली। देखिए प्लांट टिश्यूज में जो भी कैविटीज होते हैं, जैसे कैविटीज का एग्जांपल रेजिन डक्ट भी है, तो वो या तो साइटोजिनियसली प्रोड्यूस होते हैं या तो लाइसोजिनियसली। दोनों में अंतर क्या है? साइटोजिनियसली जो कैविटीज बनते हैं, ये जैसे मान लीजिए एक टिश्यू है, उसमें से कुछ सेल पूरे ब्रेक डाउन हो गए, तो ऐसे जो ये ओरिजिन हुआ उसमें कैविटी का, ये साइटोजिनियस कैविटी है। वही जो लाइसोजिनियसली कैविटी बनती है वो जैसे टिश्यू है, इसमें जो सेल्स हैं उसके लिसिस से, मतलब पूरा ब्रेकडाउन होकर खत्म नहीं हो जाता, लिसिस होता है, मतलब जैसे पोर वोर बन गए वहां पे, या तो हाफ मतलब सेल रहेगा वहां पे, पूरा
खत्म नहीं होता। तो ऐसे जो कैविटी बनते हैं वो लाइसोजीनियस कैविटी होते हैं। साइजोजीन, आप देखिए जब किसी टिश्यू में सारे सेल्स डेड हो गए, जैसे साइजोजीनियस कैविटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके जो पेरीफेरल रीजन के सेल होंगे वो इंटैक्ट रहेंगे, क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए टिश्यू है बहुत है, उसमें सैकड़ों सेल्स हैं, वहीं पे एक कहीं पे बीच में 10 सेल्स जो है पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गए, तब वहाँ पे एक कैविटी बन गई। अब वो कैविटी के अगल बगल सारे इंटैक्ट सेल्स होंगे, पार्ट वार्ट कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। जिनको डिग्रेड होना था पूरी तरीके से डिग्रेड हो गए, बाकी वाले जो हेल्दी सेल्स हैं वो अगल बगल बचे रहेंगे, वहाँ पे एक कैविटी बन जाएगी। ऐसी कैविटी आपकी साइजोजीनियस कैविटी है। वहीं अगर लाइसोजीनियस कैविटी की बात करें तो मान लीजिए फिर से एग्जांपल देखते हैं हम, 100 सेल्स हैं आपके, उसमें से 10 जो है सेल्स वहाँ पे उनका लिसिस होता है, मतलब थोड़ा सा ब्रेक डाउन होके कैविटी बन गई, ठीक है। अब लेकिन उनका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जो कैविटी बनेगी उसके अगल बगल आपको जो सेल्स होंगे वो पार्टली डिसइंटीग्रेटेड मिलेंगे, मतलब उनका थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन रहेगा, और वहाँ पे कैविटी तो बनेगी लेकिन वो लिविंग नहीं, वहाँ पे उनका सेल रहेगा इंटैक्ट नहीं, पार्शली डिसइंटीग्रेटेड। तो ऐसी कैविटी लाइसोजीनियस कैविटी कहलाती है। ओके, ग्लैंड्स हो गए, रेजिन डक्ट्स हो गए, ये एग्जांपल हैं कैविटीज़ के। साइजोजीनियस कैविटी का एग्जांपल आप देखेंगे यूकेलिप्टस के लीफ वगैरह में मिलता है, या रेजिन डक्ट का जो है कोनिफर्स का जो पाइनस में जैसे पाया जाता है, तो ये साइजोजीनियस कैविटी हो गए। जो आपके क्वेश्चन में पूछा है कि रेजिन डक्ट इन पाइनस सिस्टम रिप्रेजेंट, तो वो रिप्रेजेंट करता है साइजोजीनियस कैविटी का। लाइसोजीनियस कैविटी का एग्जांपल देखेंगे आप, ऑरेंज पील या साइट्रस पील, मोस्टली आपने ऑरेंज पील देखा होगा, लोग उसके पील को जो है छिलके को दबा के सबके आंखों में डालते हैं, तो वो जो निकलता है वो लाइसोजीनियस कैविटी होती है, वहाँ पे उससे निकलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, एग्जांपल ऑफ पार्शियल स्टेम पैरासाइटिस। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं, दो मेंबर ओरोबैंकी और स्ट्रिगा, ये दोनों ओरोबैंकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ओरोबैंकेसी का कैरेक्टर है कि वो रूट पैरासाइट्स होते हैं। तो ओरोबैंकी स्ट्रिगा जो है वो रूट पैरासाइट्स हैं। बात आती है कस्कुटा और विस्कम, दोनों के दोनों स्टेम पैरासाइट्स हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, कस्कुटा जो है वो टोटल स्टेम पैरासाइट है, मतलब वो टोटली डिपेंड रहता है स्टेम पे। वहीं विस्कम जो है वो एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। ओके, जो कॉमनली दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है, उसके अच्छा खासा लीव रहता है उसका, इसलिए उसको पार्शियल स्टेम पैरासाइट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ नीटमेज। अब देखिए मैंने अभी आपका आया था फिर से ये सब बायोस्पोरिक टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, नीटम है, आप जिम्नोस्पर्म में पढ़ते हैं उसका, आप जब फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है आपको कि उसका गैमेटोफाइट कैसे डेवलपमेंट होता है। मोनोस्पोरिक होता है, वहाँ पे बायोस्पोरिक होगा, टेट्रास्पोरिक होगा, ये पॉलीगोनम टाइप होगा। करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट। आप देखेंगे नीटम का जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो टेट्रास्पोरिक टाइप होता है। टेट्रास्पोरिक का मतलब क्या हो गया, मेगास्पोर मदर सेल से ही सारे स्पोर बनते हैं। अब इसमें जो मियोटिक डिवीजन होता है वो उसके साथ साथ कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, इसीलिए एक सेल में आपको चारों न्यूक्लियाई मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा मेगास्पोर को हम सीनोमेगास्पोर बोलते हैं। अब ये चारों के चारों न्यूक्लियाई जो होगा, एम्ब्रियो सैक जो उससे बनेगा मेगास्पोर मदर सेल से, चारों के चारों न्यूक्लियाई पार्ट लेंगे, और जहाँ पे चारों न्यूक्लियाई पार्ट लेते हैं ऐसे एम्ब्रियो सैक को हम टेट्रास्पोरिक कहते हैं, क्योंकि वो 4 स्पोर से मिलके बन रहे हैं, ठीक। तो दिस टाइप एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड टेट्रास्पोरिक टाइप एंड इट इज फाउंड इन द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट ऑफ नीटम। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, कह रहा है व्हेन द फिलामेंट्स रन अलोंग द बैक ऑफ द दैट इज कॉल्ड, आपको पता है स्टेमेन आप जब पढ़ते हैं वहाँ पे एंथर रहता है और उसका फिलामेंट रहता है। हम ये जो अटैचमेंट होता है फिलामेंट का एंथर से, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कई सारे फैमिलीज का। कह रहा है कि एक टाइप है जहाँ पे जो फिलामेंट रन करता है पूरा एंथर के बैक पीछे पूरा फिलामेंट रन कर जाता है, ये वाला कौन सा टाइप है अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर। अब जो होता है मैंने आपको बताया कि अटैचमेंट कई तरीके से हो सकता है, जिन्होंने बेसिफिक्स, एडेनेट, डॉसिफिक्स, वर्सेटाइल पढ़ा होगा। अब उसमें से जब फिलामेंट पूरे बैक के जो एंथर के बैक पे रन करता है, इसको हम एडेनेट टाइप का बोलते हैं, जो आपको कॉमनली आपको मिलेगा रैननकुलस के जब आप स्टेमन देखेंगे उसमें से। वर्सेटाइल आपको पता है ग्रासेस में मिलते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, दो ही हैं इसमें से, करेक्ट आंसर 1 है, फर्स्ट एडेनेट। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन द स्टेम ऑफ।
जो एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल है पूछ रहा है किसके स्टेम में मिलता है। तो वैस्कुलर बंडल आप पढ़ेंगे, वैस्कुलर बंडल के टाइप्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे रेडियल हो सकते हैं जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जो है अलग अलग रेडियस पे रहते हैं, या तो कंसंट्रिक हो सकते हैं। कंसंट्रिक का मतलब जैसे जाइलम और फ्लोएम के रिलेटिव पोजीशन पे एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन किया गया है। मैंने बोला अगर अलग अलग रेडियाई पे रहते हैं तब उसको हम रेडियल बोलते हैं। अगर एक रिंग बनाते हैं, या तो जाइलम अंदर हो जाइलम के बाहर फ्लोएम हो, या तो फ्लोएम अंदर हो जाइलम बाहर हो, तो इसको कंसंट्रिक रिंग बोलते हैं। और कंसंट्रिक जो बंडल होते हैं, कंसंट्रिक बंडल एक तो रेडियल बंडल हो गया, एक कंसंट्रिक बंडल हो गया। ये जो आपका एम्फी वेसल और एम्फी क्राइबल दो टाइप का होता है कंसंट्रिक बंडल, ठीक है। अब एम्फी क्राइबल का क्या मतलब है, जाइलम इसमें सेंटर में रहता है और वो सराउंडेड बाय रहता है किससे, फ्लोएम से, उसको एम्फी क्राइबल बोलते हैं। एम्फी वेसल का मतलब है सेंट्रली लोकेटेड फ्लोएम विच इज सराउंडेड बाय जाइलम। अगर इसको आपको याद ना होता हो तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। एम्फी क्राइबल मान लीजिए आपको नहीं पता, पर आप एम्फी वेसल के बारे में आप हमेशा याद रखिए। वेसल आप जानते हैं ना, वेसल, आप इसको वेसल को वेसल से याद रखिए। वेसल जैसे होता है, क्या होता है वेसल, जाइलम का पार्ट होता है, वो एक ट्यूब की तरीके से रहता है और वो जाइलम का ही हिस्सा है। तो आप समझ लीजिए जाइलम वेसल बनाएगा, जाइलम वेसल बनाएगा तो बीच में जो भरा हुआ रहता है पार्ट वो फ्लोएम रहेगा, ऐसे को इसको एम्फी फ्लोएम बोलेंगे, ठीक है। इससे आप याद रखिए, सेंट्रली लोकेटेड फ्लोएम रहेगा, सराउंडेड बाय जाइलम रहेगा, ओके। और ये जो एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल है, ये आपको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो है ये ड्रेसिना के स्टेम में मिलता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर सोलनेसी फैमिली, या प्लांट फैमिलीज का पार्ट आ गया यहाँ पे, कह रहा है सोलनेसी फैमिली के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। तो आप अगर देखेंगे सोलनेसी फैमिली में कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसके, तो वहाँ पे परसिस्टेंट सेपल मिलता है। जैसे आप टमाटर या आप मिर्च की बात कर लीजिए, आपको वहाँ पे सेपल जो है परसिस्टेंट मतलब लगे हुए रहेंगे फ्रूटिंग कंडीशन में भी। कार्पेस जो है सोलनेसी फैमिली में यूजली दो होते हैं। ऑब्लिक ओवरी होता है, ऑब्लिक ओवरी का मतलब आप जब उसका टीएस काट के देखेंगे तो सेप्टा ऑब्लिक रहेगा उधर, तो ये फीचर मिलता है। लेकिन पैराइटल जो प्लेसेंटेशन है, जैसे आपको मिलता है पेपरेसी फैमिली वगैरह में, ये आपको सोलनेसी में नहीं मिलता। सोलनेसी फैमिली में आपको यूजुअली जो होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो इनकरेक्ट है इसमें से स्टेटमेंट, चौथा है पैराइटल प्लेसेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। कह रहा है फीदरी स्टिग्मा कहाँ पे मिलता है। फीदरी स्टिग्मा आपने पढ़ा होगा, एक पिस्टिल का पार्ट होता है ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। स्टिग्मा फीदरी आपको मिलेगा मोस्टली ग्रासेस में, और ग्रासेस यहाँ पे कौन सा है, वीट। फीदरी स्टिग्मा वहाँ पे ट्राइकोम लाइक बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ये फीचर है पोएसी और साइपरेसी फैमिली का, और यहाँ पे पोएसी फैमिली से आप देखेंगे तो आपका वीट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। इपिगाइनस फ्लावर हो और उसका गैमोपेटैलस कोरोला हो, ये किस फैमिली का फीचर होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें से आप चारों ऑप्शन में से जो फ्लावर हाइपोगाइनस मिलता है आपका लैमिएसी फैमिली में, और ये एपीएसी में, एस्ट्रेसी में, मेरिटेसी में यूजली हमें एपिगाइनस मिलता है। तो आप लैमिएसी को आप निकाल दीजिए, आपके पास एपिगाइनस में तीन ऑप्शन बचते हैं, एपीएसी, एस्ट्रेसी और मेरिटेसी। अब बात करेंगे गैमोपेटैलस कोरोला का। तो जो यूजुअली जो होता है आपका गैमोपेटैलस कोरोला, ये आपका मिलता है एस्ट्रेसी में, वहीं पॉलीपेटैलस कंडीशन मिलता है आपका यूजुअली एपीएसी और मेरिटेसी फैमिली में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सेकंड एस्ट्रेसी। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। द फ्रूट ऑफ कैंडी टफ्ट इज। कैंडी टफ्ट जो है आपका वो ब्रेसिक्रेसी का एक मेंबर है, जिस कॉमन नेम कैंडी टफ्ट है, इसका साइंटिफिक नेम आइबेरिस है। यूजुअली आइबेरिस हमारा के बारे में आप पढ़ते हैं। और ये जो फ्रूट है ये नट और लोमेंटम तो होता नहीं। ब्रेसिकेसी फैमिली में आपको दो टाइप का फ्रूट मिलेगा, सिलिकुला या सिलिकुआ। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें यूजुअली जो होता है कंफ्यूज होते हैं कि सिलिकुला क्या। अब देखिए ये ब्रेसिकेसी का फ्रूट सिलिकुआ होगा। जो कुआ फ्रूट होता है जैसे आप मस्टर्ड में देखते हैं, तो ये लॉन्ग होते हैं, मतलब लेंथ जो होगा इसका थ्राइस होगा इसके विड्थ से, इसके चौड़ाई से इसका लेंथ करीब थ्राइस होता है, 3 टाइम ज़्यादा। वहीं सिलिकुला जो फ्रूट है ये शॉर्ट होता है, और ये जो इसका लेंथ होता है लेस देन थ्राइस विथ।
विथ से इसका 3 गुने से ही कम रहता है। और जो कैंडी टफ्ट का फ्रूट है, इसमें भी जो है जो फ्रूट होगा इसका, ये आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 5-6 मिलीमीटर का ही होता है। तो ये सिलिकुला हो गए, शॉर्ट फ्रूट। ओके, अगर आपको इन दोनों में टर्म्स में कंफ्यूजन होता है तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। ये फिगर आप याद रखिए, ठीक है। इफ़ यू एवर फेस कंफ्यूजन रिमेंबर दिस फिगर। सिलिकुआ आप लिखिए, सिलिकुला लिखिए और नीचे एक लाइन खींचिए। क्या कोई पार्ट नीचे आता है? देखिए सिलिकुला में मैंने जब यहाँ पे लिखा, इसके पीछे एक लाइन मैंने खींचा, तो यहाँ पे कोई भी जो टेक्स्ट है वो है, लेटर है, उसका कोई भी पार्ट नीचे नहीं आता, मतलब ये लाइन से नीचे रहता है। वहीं सिलिकुआ में जो क्यू है ये लाइन क्रॉस कर रहा है। तो इससे आप हमेशा याद रखिए, जो सिलिकुआ है वो लॉन्ग रहेगा, लंबा है, वो लाइन को क्रॉस करेगा। ओके, तो सिलिकुआ आप देखेंगे ये लंबा वाला फ्रूट है, सिलिकुला जो है ये शॉर्ट वाला फ्रूट है। तो कैंडी टफ्ट में आपको सिलिकुला मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। फ्लावरिंग फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो बुक है वो किसने लिखा था? तो आप देखेंगे जॉन हचिंसन जो थे, जो उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, इन्होंने एक बुक लिखा था, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यही वो बुक है, हचिंसन ने लिखा था। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। इनका जो बुक था वो 2 वॉल्यूम में आता है, आता क्या मतलब आया था। ओके, 2 वॉल्यूम का मतलब कोई भी जब बुक छपता है, अगर एक ही पार्ट में उसको कंप्लीट नहीं कर पाते तो उसका दूसरा वॉल्यूम आता है। ओके, तो ऐसे ही ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये 2 वॉल्यूम में आया था। पहला वॉल्यूम जो था उसमें डायकोटिलेडन्स का क्लासिफिकेशन था और वो 1926 में छपा था। और जो दूसरा वॉल्यूम था ये मोनोकोटिलेडन्स के ऊपर था और ये 1934 में था, छपा था। तो करेक्ट ऑप्शन हमका जॉन हचिंसन होगा। आते हैं हम 93 क्वेश्चन पे, जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन पे लगभग सबका ये करेक्ट ही होगा। कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल किसके स्टेम में मिलता है? तो एनाटॉमिक से आया हुआ क्वेश्चन है। कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल आपको निक्टैंथस में मिलता है। ओके, जहाँ पे वैस्कुलर बंडल क्या होता है, कॉर्टिकल का मतलब है कॉर्टेक्स रीजन में अगर वैस्कुलर बंडल मिले, क्योंकि कॉर्टिकल बंडल में वैस्कुलर होता नहीं, कॉर्टिकल रीजन तो अलग है। ओके, और स्टीलर जो सिस्टम है वहाँ पे आपको वैस्कुलर बंडल मिलते हैं, लेकिन कॉर्टिकल रीजन में जो वैस्कुलर बंडल मिलता है वो मिलता है आपको निक्टैंथस में। निक्टैंथस मतलब हर श्रृंगार जो आपका प्लांट है बहुत अच्छा प्लांट होता है। आप जहाँ जाके देखिए जो उसका प्लांट है वो आपको टेट्रागोनल मिलेगा, 4 एंगल वाला आपका स्टेम मिलेगा। ये जो 4 एंगल है वही एंगल पे ही आपका ये वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, बुक्स में इधर उधर इसका जो नाम है वो गलत लिखा हुआ है, कहीं पर निक्टैंथस लिखा होता है, कहीं पर निक्टैंथस। तो इसका जो करेक्ट है वो क्या है, निक्टैंथस, नॉट निक्टैंथस। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। स्टेमेंस आर ब्रांच इन, किसमें आपको स्टेमन ब्रांच मिलेंगे? यूफोरबिया, रिसिनस, क्रोटॉन और ऑसिमम। ऑसिमम में तो बिल्कुल नहीं मिलता। क्रोटॉन में बहुत सारे स्टेमन होते हैं, उसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, ढेर सारे स्टेमन होते हैं। यूफोरबिया में आपको एक स्टेमन वाला, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे जो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस होता है यूफोरबिया में मिलता है, और वो इन्फ्लोरेसेंस है, वो फ्लावर नहीं है। और वहाँ पे एक एक फ्लावर रिप्रेजेंट होते हैं एक स्टेमन से। वहीं रिसनस की अगर हम बात करें, जिसका कॉमन नेम रेड या अरंडी बोला जाता है इसको, तो वहाँ पे आपको रिपीटेड ब्रांचिंग मिलेगी। यहाँ पे आप देखिए इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका फ्रूट का भी, ठीक है। तो इसका आप स्टेमन देखेंगे ये भी कॉमनली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रिपीटेडली ब्रांच जो होता है वो मिलता है स्टेमन का। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड है रिसनस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। एपिकैलिस किस में मिलता है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है अ ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट, एक ग्रुप ब्रैक्ट का ग्रुप जो सेपल से रिजेंबलिंग करता है और इमीडिएटली बिलो द ट्रू कैलिक्स इज टर्म्ड एज एपिकैलिक्स। तो डिफरेंशिएशन यही एपिकैलिक्स का जो आपको कॉमनली मालवेसी के मेंबर्स में आपको मिलता है, जैसे चाइना रोज हो गया जिसको आप हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बोलते हैं, वो कॉमनली आप उसमें देख सकते हैं। 96 में आते हैं। एपिपेटलस स्टेमन एंड एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में मिलता है? पहला एपिपेटलस स्टेमन हो, मतलब स्टेमन जो हो वो पेटल से निकले हुए हों, और एक्साइल प्रेजेंटेशन भी हो, वो आपको किस में मिलेगा? तो एपिपेटलस स्टेमन और एक्साइल प्रेजेंटेशन जो है ये सोलानेसी का कैरेक्टर है। एस्ट्रेसी में जैसे है, एस्ट्रेसी फैमिली में भी एपिपेटलस कंडीशन मिलता है, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंटेशन बेसल होता है। पेपरोरेसी की बात करें और रेननुक्लेसी की बात करें तो ये तो एपिपेटलस होते नहीं हैं।
और पेपोरेसी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे प्लेसेंटेशन पैराइटल होता है, और रेननकुलेसी में जो होता है मार्जिनल एपिकल बेसल या समटाइम्स एक्साइल हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है विद द बोथ कॉम्बिनेशन इज सोलानेसी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। द फैमिली एस्टरेसी डिफर्स फ्रॉम सोलानेसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। कह रहा है एस्टरेसी जो है फैमिली, कौन सा कैरेक्टर उसको सोलानेसी से डिफरेंट बनाता है। गैमोपेटा पहले आते हैं एपिपेटलस स्टेमन में। तो दोनों में आप देखेंगे, दोनों फैमिलीज में आपको एपिपेटलस स्टेमन्स मिलेंगे, मतलब स्टेमन पेटल के ऊपर निकला हुआ रहेगा। गैमोपेटलस कोरोला भी मिलेंगे, मतलब पेटल से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यूनिलॉकुलर ओवरी ही है इसमें जो एस्ट्रेसी को डिफरेंट बनाती है सोलानेसी से। बाइकार्पेलरी गायनेशियम तो दोनों में होता है यूजुअली, तो यूनिलॉकुलर ओवरी होगा। बोथ दीज फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग गैमोपेटलस कोरोला, epipetalous stamen and bicarpellary gynoecium. The family Asteraceae differs from Solanaceae in unilocular ovary, और वहीं Solanaceae में एक से मल्टीपल होता है यूजुअली Solanaceae फैमिली में, और ये फीचर है कि वहाँ पे यूनिलोकुलर ओवरी होती है Asteraceae में। क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर लें। धतूरा, पोटैटो, ब्रिंजल, मस्टर्ड, कॉटन, कह रहा है ये कितने फैमिली से बिलोंग करते हैं। आइए हम बांट लेते हैं। धतूरा, पोटैटो, ब्रिंजल, ये तीनों जो है सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, जैसे धतूरा हो गया, धतूरा के कई सारे स्पीसीज हैं। पोटैटो हो गया आपका पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल आपका सोलेनम मेलोंजिना, ये सब सारे सोलानेसी के फैमिली। वहीं ब्रेसिका, ब्रेसिका जैसे कंपेस्ट्रिस है, ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कॉटन की बात कर लें तो ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे कितनी फैमिलीज हो गए, 3 फैमिलीज के यहाँ पे मेंबर हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। कह रहा है द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर। आपने देखा है डीएनए जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो होता ही होता है, साथ में 2 स्ट्रैंड से मिलके बना हुआ होता है। कह रहा है कौन सा बॉन्ड है जो उसको दोनों स्ट्रैंड को एक साथ रखता है। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड तो पढ़ा होगा आपने, प्रोटीन्स में मिलता है। अब जब एमिनो एसिड एक दूसरे से मिलके जो बनाते हैं वो स्ट्रक्चर पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी आपको न्यूक्लिक एसिड में मिलता है, पर यहाँ पे वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं। बेस तो आपस में जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में किससे जुड़े होते हैं, बेसिस के उससे। और लेकिन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ये न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। वहीं अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात कर लें तो ये करेक्ट है। डीएनए में आपको एडेनिन जो होता है हमेशा थाइमीन से पेयर हुआ मिलेगा, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से पेयर करता है, क्योंकि उसमें से जो बेसेस रहते हैं यही जो बेसेस हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों स्ट्रैंड को साथ कौन रखेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। सल्फाइड बॉन्ड ये भी प्रोटीन में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। कह रहा है आपको एक डीएनए का बेसिस दिया गया है, एक सेक्शन है ये डीएनए का ATTCGC। कह रहा है ये नीचे दिए गए ऑप्शन के किस बेसिस से लाइन अप होंगे। करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट होगा। क्यों, आपको पता, मैंने आपको अभी ऊपर में ही बताया कि एडेनिन हमेशा पेयर करता है थाइमीन से, ग्वानिन हमेशा पेयर करता है साइटोसिन से। इस लॉजिक का आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे, आप उसी स्ट्रैंड के नीचे आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा। ये जैसे हो गया ऊपर ATT जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे के नीचे आप ये सारी चीजें लिख दीजिए ना, इस बेस से कौन सा जुड़ेगा। ए के नीचे T, T के नीचे A, T के नीचे A, C के नीचे G, G के नीचे C, C के नीचे G। तो आपको ये जो सीक्वेंस मिलेगा यही आपको ऑप्शन में ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन है ये पहला वाला। तो पहला वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। कह रहा है मॉलिबेडनम इज अ कंपोनेंट ऑफ एंजाइम। मॉलिबेडनम किस एंजाइम में पाया जाता है, नाइट्रोजिनेज, अपटेक हाइड्रोजिनेज, यूरेज और कैटालेज। करेक्ट ऑप्शन आपका नाइट्रोजिनेज है। एक्चुअली ये जो नाइट्रोजिनेज है ये मॉलिकुलर नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्ट लेता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब N2 का कन्वर्जन NH3 में, और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम की वजह से होता है। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है एक कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन का, मतलब एक से ज़्यादा प्रोटीन उसमें पार्ट लेते हैं, जहाँ पे 2 मेनली कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट जो होता है Fe प्रोटीन होता है, मतलब आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। दूसरा प्रोटीन मॉलिबेडनम आयरन कंटेंट प्रोटीन होता है। तो वही है, Fe इज इक्वल टू आयरन एंड MO इज इक्वल टू मॉलिबेडनम हियर। तो दोनों हो गया। तो मॉलिबेडनम कहाँ पे आया, नाइट्रोजिनेज में। करेक्ट ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं।
अ लिपिड बाइलेयर इज हेल्ड टुगेदर बाय, जैसा अभी डीएनए के बारे में पूछा वैसे इधर पूछ रहा है लिपिड बाइलेयर किससे होता है। लिपिड तो भाई बाइलेयर होगा, दो लेयर होता है, और ये दो लेयर आपस में किस फोर्स से जुड़े हुए रहते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन देखिए ये आपको वाटर वाटर में देखने को मिलता है, ठीक है। और डबल बॉन्ड इन देयर फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड चेन में डबल बॉन्डिंग से तो लिपिड बाइलेयर हेल्ड नहीं रहेगा, वो तो सैचुरेशन अनसैचुरेशन पे डिपेंड करता है। द अट्रैक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड हेड टू ईच अदर, ये पार्ट नहीं लेता। जो फॉस्फोलिपिड इसके जो लिपिड बाइलेयर होता है, इसके जो फॉस्फोलिपिड हेड होते हैं ये तो वाटर से इंटरेक्ट करते रहते हैं दोनों साइड। तो जो लिपिड बाइलेयर हेल्ड, जैसे आपने डीएनए में पढ़ा कि जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो किससे हेल्ड टुगेदर रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड बिटवीन देयर बेसिस। तो यहाँ पे जो लिपिड बाइलेयर है ये हेल्ड टुगेदर किससे होते हैं, हाइड्रोफोबिक फोर्स से। हाइड्रोफोबिक फोर्स क्या है, मतलब जो लिपिड बाइलेयर है वो जैसे सेल है वहाँ पे है तो वो पोलर उसका एक्सटीरियर है, तो उसके वजह से क्या होता है, जो पोलर हेड्स हैं वो आउटर की तरफ और सेल के इनर की तरफ रहते हैं, जो साइटोसॉल वाइटोसॉल से इंटरेक्ट करते रहते हैं बिकॉज दे आर पोलर इन नेचर। और जो लिपिड का वो होता है नीचे वाला पार्ट फैटी एसिड चेन वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो वो उल्टा होकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगता है हाइड्रोफोबिक फोर्स की वजह से। तो हाइड्रोफोबिक फोर्स इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट ब्रिंग्स टू नॉन पोलर सर्फेसेस टुगेदर बाय एक्सक्लूडिंग वाटर बिटवीन देम। अ लिपिड बाइलेयर इन विच टू लिपिड, अब लिपिड बाइलेयर में दो लीफलेट्स होते हैं, ये टू डायमेंशनल शीट बनाते हैं held by hydrophobic force and it is a good example. क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, आप देखिए रेस्पिरेशन में आप अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस होता है, साइट्रिक एसिड साइकिल होता है वहाँ पे जिसको आप क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है या जिसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो ग्लूकोज स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग से जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तक, पूरा उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन ये जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस पूछ रहा है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ये तो एक स्टेप है ना, पहला स्टेप है, तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, NADH, एस्टिल कोएंजाइम में, लैक्टेट या पायरुवेट। तो ये पहला स्टेज जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का वो स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस से, मतलब ग्लूकोज का इसमें कन्वर्जन होता है दो पायरुविक एसिड में। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है दो पायरुविक एसिड एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस वेयर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड टू 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट। तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा, पायरुवेट। ऑप्शन नंबर करेक्ट, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। द आइसोजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH क्या है, टेट्रामर है, मोनोमर है, पेंटामर है, हेक्सोमर है। सबसे पहले मैं आपको आइसोजाइम के बारे में बता दूं। कोई एंजाइम जो एंजाइम एक ही एंजाइम होता है वो अलग अलग काम करता है, ठीक है, उसको हम आइसोजाइम बोलेंगे। ऐसे डिहाइड्रोजिनेज जो है वो उसके सारे कई सारे आइसोजाइम है जो अलग अलग मतलब सेम फंक्शन। देखिए व्हेन एनिमल टिश्यू कैन नॉट बी सप्लाइड विथ, एक्चुअली ये होता क्या है डिहाइड्रोजिनेज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का फंक्शन मैं आपको बता दूं। व्हेन एनिमल टिश्यू कैन नॉट सप्लाई विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन, जब एनिमल टिश्यू को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो एरोबिक ऑक्सीडेशन जो होता है वो पायरुवेट और NADH बनता है, आपको पता है ग्लाइकोलिसिस से। तो वहाँ पे NAD प्लस इज रीजनरेटेड फ्रॉम NADH बाय रिडक्शन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट। जब उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब यहाँ पे क्या होगा, NAD प्लस जो है फिर से रीजनरेट हो जाता है। आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट और NADH बनता है, पर जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहाँ पे NAD प्लस जनरेट हो जाएगा इसी NADH से बाय द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट, पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो रिडक्शन है ये कैटलाइज करता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये जो होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, टेट्रामर। ओके, और ये आइसो एंजाइम्स इसके कई सारे होते हैं, मतलब है वो सिमिलर फंक्शन ही करते हैं पर अलग अलग जगह से काम करते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन आपका टेट्रामर। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। प्रोटीन्स आर पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड। देखिए प्रोटीन जो होता है आपका जब साइटोसॉल में बनता है राइबोसोम्स पे, वहाँ पे जो पहला निकलता है वो तो मान लीजिए आपका 20-22 जो भी उसमें एमिनो एसिड रहता है वो रहेगा ही रहेगा। पर आपको पता है प्रोटीन्स केवल वही एमिनो एसिड का सीक्वेंस लिए नहीं रहती है सेल में,
ये एक तो डाइवर्सिटी हो गई कि आप जीन से आपका ट्रांसक्रिप्शन होकर प्रोटीन बना, एक ये काम हो गया, बहुत सारे जीन हैं आपके पास, आप बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बना सकते हैं। और इसमें और डाइवर्सिटी लाने के लिए उस प्रोटीन का जो प्रोटीन बनता है उसका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है। जैसे उसमें ग्लाइकोसिलेशन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट मोइटी का एडिशन होना, हाइड्रोक्सिलेशन होता है, फॉस्फोरिलेशन होता है, मिथाइलेशन होता है, तो सल्फेशन हो सकता है। ये सारे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन आते हैं जिसमें अमीनो एसिड के सीक्वेंस को अल्टर किया जाता है, ठीक है, बदला जाता है। और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो है वो दो ऑर्गेनेल में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस। मेनली जो आपके पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और कुछ जो है वो गोल्गी एपरेटस है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से आपका क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। अब कह रहा है टू रिड्यूस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज वाया फोटोसिंथेसिस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH एंड NADP इज रिक्वायर्ड। अब आपको पढ़ना था यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन में आता है आपका कैल्विन साइकिल। कह रहा है कैल्विन साइकिल में आपको पता है उससे क्या बनता है, ट्राइयोस फॉस्फेट बनता है कैल्विन साइकिल में, मतलब 3 कार्बन वाला कंपाउंड। अब ये जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा इसको बनाने के लिए कितना लगेगा, 3 कार्बन। देखिए जैसे यहाँ पे RuBP आया, RuBP क्या है, एक 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। ये जब आएगा इसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 6 कार्बन वाला हो जाएगा। 6 कार्बन वाला जो है 6 कार्बन वाला है और फिर से RuBP रीजनरेट हो जाएगा। तो ऐसे जब रीजनरेट होगा तब तो यहाँ पे एक ही कार्बन बचा, इसलिए आप ये जो रिएक्शन है 3 कार्बन से ही हमेशा आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल आएंगे RuBP के, 3 मॉलिक्यूल CO2 से बनेंगे। तो क्या होगा वहाँ पे, ये हो गया 6 कार्बन, ठीक है, 3 2 5, ये 5 कार्बन हो गया और 5 कार्बन वाला आपका 3 मॉलिक्यूल, मतलब 15 कार्बन इधर से आ जाएगा आपका, 3 मॉलिक्यूल इधर से, ठीक है। 5 3 8, इससे आप कितने हो गए, 18 कार्बन। 18 कार्बन से ये यहाँ पे आके 18 कार्बन में से 3 कार्बन का एक कंपाउंड निकल जाएगा और फिर से RuBP रीजनरेट हो जाएगा। मतलब जो 15 कार्बन 3 RuBP वाले लगे थे वो फिर से बन गए और जो 3 कार्बन बाहर से आए उसको हमने ट्रायोस फॉस्फेट बना लिया और यही 2 ट्रायोस फॉस्फेट आगे मिला के ग्लूकोज ग्लूकोज बन जाएगा। और देखिए 3 मॉलिक्यूल जब लगता है उसमें 6 ATP लगता है, ये देखिए यहाँ पे लगा, और 6 NADPH लगता है और फिर बाद में एक रीजनरेशन में 3 ATP लगता है। तो यही कैल्विन साइकिल में, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेंगे, यहाँ पे 3 के लिए बना है, तो अगर आप पूरा इसमें कितना लगा ATP इस प्रोसेस को कंप्लीट होने पे, तो आप देखेंगे 6 यहाँ पे लगा ATP, 3 यहाँ पे, पूरा 9 ATP हो गया। NADPH की बात करेंगे तो केवल एक बार लगा 6 NADPH। ये 3 मॉलिक्यूल के लिए हो गया। क्वेश्चन में दिया है 6 मॉलिक्यूल रिड्यूस करने के लिए कितना लगेगा ग्लूकोज को, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में अगर बनाते हैं हम, तो इसी को आप डबल कीजिए। 6 3 9 ATP हुआ। आप जब 3 के लिए दिए हुए हैं, 6 के लिए इसको डबल कर लीजिए क्योंकि 3 का डबल 6, और यहाँ पे ATP जैसे 9 लगा है तो और 9 ATP और लगेगा तो पूरा 18 ATP हो गए। वैसे 6 NADPH 3 के लिए लगा है तो 6 कार्बन के लिए इसका डबल कर लीजिए, 12 NADPH। तो 18 ATP और 12 NADPH आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका थर्ड वाला है, 12 NADPH और 18 ATP। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, थर्ड। ओके, तो ये हो गया आपका। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 107 पे। कह रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये क्या है, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज और RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। इसमें बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ है ये, पर आप एक चीज़ याद रखिए, आपको हमेशा ये याद रखेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता क्या है ये आप आराम से बोल देंगे, या RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। RNA को अगर कोई DNA में कन्वर्ट करता है कोई एंजाइम, तो इसका मतलब है वो RNA पे काम कर रहा है, ठीक है, मतलब DNA से तो वो बना नहीं रहा। तो जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA को DNA में कन्वर्ट करता है तो आप हमेशा याद रखिए वो RNA डिपेंडेंट है, मतलब RNA पे काम करेगा। और वो RNA पॉलीमरेज है कि DNA पॉलीमरेज है, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे। देखिए जो DNA पॉलीमरेजेस होते हैं वो जब
कोई सिंथेसिस करते हैं तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, ATGC करते हैं, मतलब ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो आपके डीएनए में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम डीएनए पॉलीमरेजेस बोलेंगे। आरएनए पॉलीमरेजेस क्या होते हैं, वो जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाएंगे तो उसमें जो बेसिस का वो यूज़ करेंगे वो आरएनए वाले बेसिस का यूज़ करेंगे, मतलब ए टी नहीं, यूरेसिल का यूज करेंगे। बाकी जीसी तो कॉमन होता है, पर थायमीन की जगह वो यूरेसिल का यूज करेंगे। तब आप आराम से पहचान सकते हैं कि वो डीएनए पॉलीमरेज है या आरएनए पॉलीमरेज है। तो जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का रोल क्या है, वो आरएनए से डीएनए बनाता है, मतलब आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब आरएनए पे काम कर रहा है तो वो आरएनए डिपेंडेंट, और डीएनए पॉलीमरेज वो इसीलिए है क्योंकि वो जो चीज़ बना रहा है वो डीएनए है, मतलब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड उसने यूज़ किया है। सो यू कैन easily say that reverse transcriptase is an RNA dependent DNA polymerase. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका फोर्थ का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। कह रहा है ई कोलाई में लैक ओपेरॉन किससे इंड्यूस होता है। फर्स्टली आप समझ लीजिए कि जो ओपेरॉन्स होते हैं वो कुछ इंड्यूसिबल होते हैं, कुछ रिप्रेसिबल होते हैं, मतलब कोई एक कंपाउंड जो बाहर से आएगा या कहीं से आएगा वो उसको इंड्यूस करेगा या रिप्रेस करेगा। तो लैक ओपेरॉन है, जैसे टिप्टोफॉन ओपेरॉन है, वो एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल है। लैक ओपेरॉन क्या है आपका, ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल है, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होगा जो इसको इंड्यूस करेगा कि उसका ट्रांसक्रिप्शन हो। तो ऐसे ही जो ये ओपेरॉन है कुछ रिप्रेसिबल होते हैं, कुछ इंड्यूसिबल। ओके, लैक ओपेरॉन इज एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन व्हेन सेल्स आर प्रोवाइडेड विद लैक्टोज। जब हम सेल्स को लैक्टोज देते हैं तो लैक ओपेरॉन इंड्यूस हो जाता है। देखिए एक्चुअली इसमें होता क्या है, ई कोलाई के अंदर ये होता है, जो जीन है ये जो आपका लैक ओपेरॉन है, ये एक्चुअली यहाँ पे जीन्स होते हैं जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होते हैं। तो अब बैक्टीरिया करेगा क्या, बैक्टीरिया को जब आप पहले तो देखिए ई कोलाई हमेशा ग्लूकोज के, जब तक ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा तो वो आराम से ग्लूकोज पे ग्रो करता रहेगा। पर अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो जब आप उसको लैक्टोज देंगे तो वो क्या करेगा, वो अपने ट्रांसक्रिप्शन अपना करेगा ऐसे जीन्स का जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में काम करते हो। तो जो ये लैक ओपेरॉन है, यहाँ पे जीन्स पाए जाते हैं आपके जो लैक ओपेरॉन लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए फंक्शन करते हैं। इसीलिए जब ई कोलाई जो बैक्टीरिया रहता है, ये जहाँ पे मीडियम में रहता है, जब इसको लैक्टोज मिलता है तो ये लैक्टोज जाके वहाँ पे इंड्यूसिबल की तरीके से काम करता है इस ओपेरॉन के लिए, मतलब वो जाके उसको इंड्यूस करेगा ताकि उसके जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हो, और ट्रांसक्रिप्शन करके जो पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे वो इसी लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होंगे। तो लैक ओपेरॉन इज एसोसिएटेड विद लैक, लैक मींस लैक्टोज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। द एंजाइम दैट जॉइंस द ओकाजाकी फ्रैगमेंटेज। अब पहली बात तो एंजाइम छोड़ दीजिए, हम बात करते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट का। डीएनए सिंथेसिस जब होता रहता है, आपको पता है एक पे जो डीएनए पॉलीमरेज उसमें लगा होता है, एक पे तो वो एक स्टैंड जिसको हम लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, उस पर वो कंटिन्यूअसली जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाएगा। पर जो दूसरा स्टैंड है उसका भी तो भाई साथ साथ में करना रहता है रिप्लिकेशन, तो वहाँ पे जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो डिसकंटिन्यूअसली होता है, मतलब फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट पे। ये जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो इस पर फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट बनते जाते हैं इसको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। अब जब भाई फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट बन रहा है तो उसको जोड़ना भी होगा। तब जब ओकाजाकी फ्रैगमेंट का सिंथेसिस हो जाता है, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उसमें आरएनए प्राइमर भी लगता है कोई भी उसका डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए। तो आरएनए प्राइमर तो पहले रिमूव किया जाता है, और जो उनके बीच में जगह छूटता है, जो गैप्स हैं, निक्स हैं जिसे आप बोलते हैं, वो जो है भरा सील किससे किया जाएगा, डीएनए लाइगेज से। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अलग है, टोपोआइसोमरेज का काम अलग है, हेलिकेजेस अनवाइंडिंग करते हैं डीएनए का, टोपोआइसोमरेज निक कॉज करते हैं, मतलब गैप कॉज करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन अलग है, डीएनए लाइगेज ही है जिसका मतलब होता है सीलिंग करना, सील करता है ये। तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब बाय फाइकोरेथिन। आपको पता है प्लांट में जो होता है मेन पिगमेंट पाए जाते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट पाए जाते हैं, तो ये जो आपका फाइकोएरिथ्रिन है ये भी आपका एक एक्सेसरी पिगमेंट है। और एक्सेसरी पिगमेंट इसीलिए होते हैं कि जो मेन पिगमेंट्स होते हैं वो जैसे एक फिक्स होता है कि हाँ भाई उनका एवोल्यूशन ऐसे हुआ है, हाँ ये
इस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे फोटोसिंथेसिस वगैरह अपना करेंगे। पर जैसे साइनोबैक्टीरिया में है, ये जो लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं कुछ, इन्होंने अलग अलग एक्सेसरी पिगमेंट इनके पास होता है, ताकि ये ऐसे इन्वायरमेंट में रह सके जहाँ पे लाइट का जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग आता है, मतलब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आता है, और जिससे ये अपना एक अलग प्लेस बना सके। ओके, तो जैसे आप हेलोफिटिक बैक्टीरिया है या एसिडोफाइल्स है जो हाईली एसिडिक कंडीशंस में रहते हैं, आप कहोगे यार वहाँ कहाँ चले गए, आप उधर ग्रो करने, आप ऐसी भी जगह ग्रो कर सकते थे जहाँ सबको कंपटीशन मतलब ऐसी जगह पे ग्रो कर सकते हो जहाँ पे अच्छा कंडीशन हो, आप हेलोफिटिक कंडीशन में क्यों जाके ग्रो कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो अर्थ है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं, अगर एक ही जगह पे सब लोग रहेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ऐसा माइक्रोब्स ने अपने अंदर एबिलिटी लाई है कि वो ऐसे कंडीशन में रहने लगे जहाँ पे ज़्यादा लोग ना आते हों। वैसे ही एक इसमें से ये है एक्सेसरी पिगमेंट। तो ये जो फाइक्रोरेथिन है ये एब्जॉर्व करता है नियरली 565 नैनोमीटर लेंथ की लाइट को। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे, अगर जैसे ये सोर्स फाइकोलॉजी पाइली जो बुक है उससे मैंने लिया है, वहाँ पे लिखा है फाइक्रोरेथिन 565 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्व करता है मैक्सिमली, और यहाँ पे क्लोजेस्ट उसका कौन सा है 540 नैनोमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा इसका, आंसर सेकेंड ऑप्शन 540 नैनोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं 111, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट होता है, कोई भी सेल बनता है तो उसमें, और किस अमीनो फाइटो हार्मोन से ये प्रमोट होता है, आक्सिन, साइटोकाइनिन, मिथाइलिन और ऑक्सिसिक एसिड। तो जैसे अगर हम एटियोलेटेड लीव्स के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए वो ग्रीन कलर की नहीं दिखाई देती हैं, एटियोलेटेड दिखाई देती हैं। अगर हम एटियोलेटेड लीव्स को साइटोकाइनिन से ट्रीट कर दें बिफोर इल्यूमिनेटिंग विथ लाइट, दे फॉर्म क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं विथ मोर एक्सटेंसिव ग्रेन एंड क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेटिक एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड एट अ ग्रेटर रेट अपॉन इल्यूमिनेशन। मतलब साइटोकाइनिन आप उसको ट्रीट कर दीजिए, उसके बाद लाइट से इल्यूमिनेट कर दीजिए, और फिर आपको ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना होगा वो एक्सटेंसिव बहुत सारे, मतलब बहुत सारे ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक एंजाइम वहाँ पे सिंथेसाइज होगा बाय ग्रेटर रेट। अब ये क्या रिजल्ट शो करते हैं, सजेस्ट क्या करते हैं कि साइटोकाइनिन along with other factors जैसे लाइट, न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक pigments and protein. So the correct option will be second, chloroplast development is promoted by cytokinin. नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 112, प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। एक बार फिर से वही रिपीटेड ही आप समझ लीजिए, जब एक ही टॉपिक से यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में इस बार बहुत सारे आए थे रिलेटिव। जैसे स्टोरेज प्रोडक्ट की बात कर लें, एलगी का, केल्विन साइकिल से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रेस्पिरेशन से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बायोमैग्निफिकेशन वगैरह से। केल्विन साइकिल के जो प्रोडक्ट होते हैं, क्या ट्रायोस फॉस्फेट, ATP NADPH O2, ADP NADPH CO2, ग्लूकोज ADP NADP प्लस या CO2। मैं आपको अभी बता दूं, आपने केल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस का पार्ट है जिसमें CO2 का फिक्सेशन होता है, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले फोटो दिखाया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। केल्विन साइकिल में जो O2 और CO2 है, इसी से मैं आपको समझाता हूँ। आप देखेंगे जब केल्विन साइकिल होता है उसका प्रोडक्ट ट्रायोस फॉस्फेट, मैंने आपको अभी दिखाया कि ट्रायोस फॉस्फेट बनता है। ट्रायोस मतलब 3 कार्बन वाला कंपाउंड जो आगे मिला के उससे ग्लूकोज का सिंथेसाइज होता है, 6 कार्बन के कंपाउंड आगे बनते हैं। लेकिन केल्विन साइकिल में जो होता है, मान लीजिए केल्विन साइकिल में ATP तो लगता है, आपने देखा, NADPH लगता है, आपने देखा, O2 तो भाई कहाँ पे निकलेगा, जब लाइट रिएक्शंस होते हैं। केल्विन साइकिल इज अ डार्क रिएक्शन, यहाँ पे CO2 या O2 नहीं निकलेगा। ATP NADPH CO2 क्या केल्विन साइकिल में निकलता है? नहीं, केल्विन साइकिल में इसका फिक्सेशन होता है, और दोनों ऑप्शन में आप देखेंगे दोनों में CO2 दिया हुआ है। तो ना तो वहाँ पे O2 निकलता है ना तो CO2 निकलता है। केल्विन साइकिल इज अ डार्क रिएक्शन विच एंड इन ट्रायोस फॉस्फेट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहला। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है को एंजाइम्स क्या होते हैं? मेटालिक साइड ग्रुप्स एसोसिएटेड विद ऑल एंजाइम, मेटालिक साइड ग्रुप्स एसोसिएटेड विद नॉन प्रोटीन एंजाइम, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज अ कोफैक्टर और नॉन प्रोटीन रिएक्टेंट्स।
तो अगर हम बात कर लें पहली बात तो एंजाइम्स का, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं, उनको कोई केमिकल ग्रुप नहीं चाहिए होता है उनकी एक्टिविटी के लिए, वो सफिशियंट होते हैं अपना जो भी उसका प्रोटीन पार्ट है उसी से। कुछ एंजाइम को जो है अदर देन एमिनो एसिड रेसिड्यू कुछ ग्रुप्स चाहिए होते हैं, वो एडिशनल केमिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर का मतलब आइदर वन और मोर इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे आपने देखा कुछ कुछ प्रोटीन में आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, जिंक है, ये सब कोफैक्टर हैं उस एंजाइम, किसी एंजाइम के साथ ये रहते हैं, वो कोफैक्टर उसके साथ काम करते हैं। अब या तो जो कोफैक्टर होते हैं या तो ये इनऑर्गेनिक वाले होते हैं आयंस, या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक या मेटालो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाला तो अलग चीज़ है, अब ऐसे कोफैक्टर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और मेटालो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, इसे हम को एंजाइम भी कहते हैं। और को एंजाइम क्या काम करता है, ये ट्रांजिएंट कैरियर्स होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप को इधर उधर कैरी करते हैं। तो आप देखेंगे को एंजाइम्स का यहाँ पे क्या है, नॉन प्रोटीन रिएक्टेंट्स, ये नहीं सही होगा। मेटालिक साइड ग्रुप एसोसिएटेड विद, नहीं, ये सभी एंजाइम के साथ एसोसिएटेड नहीं रहते, ये ना तो एसोसिएटेड नहीं रहते नॉन प्रोटीन एंजाइम के साथ। करेक्ट क्या होगा, ये नॉन प्रोटीन होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक या मेटेलो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं ये, जो कोफैक्टर की तरीके से काम करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया था कि जो एमिनो एसिड है उसका एक तो स्ट्रक्चर जो है उसको आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे कई सारे में डिवाइड कर सकते हैं, जो आर ग्रुप है उसके बेसिस पे। अब उसमें कुछ डाई एमिनो होते हैं, कुछ डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले होते हैं, किसी में फिनॉल वाला ग्रुप है, किसी में सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हैं। तो इसमें से आपका आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये देखिए सिस्टीन का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये मेथियोनिन का स्ट्रक्चर है, ये देखिए यहाँ पे आपको SH दिख रहा है, यहाँ पे आपको बीच में S दिख रहा है, ये क्या है, सल्फर है। तो यही केवल दो एमिनो एसिड है, सिस्टीन और मेथियोनिन, जहाँ पे आपको सल्फर मिलेगा। सो दे आर कॉल्ड एज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड एंड द ऑप्शन विल बी मेथियोनिन एंड सिस्टीन, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। देखिए फिर से आपका आ गया सेलुलर रेस्पिरेशन से क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस बताइए। अब जब आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट विथ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है जब पहला ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को एक मॉलिक्यूल ऑफ जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है दो पायरुविक एसिड में, जिसको ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे, जहाँ पे ATP और NADPH बनता है ग्लाइकोलिसिस में। फिर पायरुविक एसिड को हम कन्वर्ट करते हैं एस्टल कोएंजाइम में, ठीक है, इन एन इंटरमीडिएट स्टेप, एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है वहाँ पे पायरुविक एसिड एस्टल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे भी NADPH2 जनरेट होता है। थर्ड जो होता है प्रोसेस आपका, वो क्या होता है, साइट्रिक एसिड साइकिल वाला, जहाँ पे ये जो एस्टिल कोएंजाइम वाला बना, ये आपका जाएगा थर्ड स्टेप में, जो कि आपका साइट्रिक एसिड साइकिल है। साइट्रिक एसिड साइकिल में ये एस्टिल कोएंजाइम ऑक्सैलो स्टेट एटसेट्रा से मिलके साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट, ये सब चीज़ें बनाता है, और ये सब कन्वर्जन करने में ATP बनता है, NADPH2 बनता है, FADH2 बनता है। कुल मिला के जो आपका ग्लूकोज है उसको तोड़ तोड़ के उससे एनर्जी निकाली जाती है। ये एनर्जी ATP के फॉर्म में, NADPH2 के फॉर्म में और FADH2 के फॉर्म में निकलता है। अब आपने देखा ग्लाइकोलिसिस देखा, सेकंड मैंने आपको क्या बताया, साइट्रिक एसिड साइकिल। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो सेकंड वाला इससे मैच कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस साइट्रिक एसिड साइकिल। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, अब देखिए ये जो भी एनर्जी यहाँ पे निकली, ADP, NADPH2, FADH2, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है आपका, ATP है मोस्टली, इसीलिए NADPH2 और FADH2 को कन्वर्ट किया जाता है ATP के फॉर्म में, और ये ATP का फॉर्म में कहाँ पे कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। तो लास्ट पार्ट क्या होगा आपका, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो करेक्ट, तो इस हिसाब से करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस, तब साइट्रोएसिड साइकिल, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं आपका 116 पे। द प्रोटीन दैट प्रिवेंट्स असेंबली ऑफ MCM प्रोटीन और फेस्टली सिंथेसाइज्ड DNA इज, कह रहा है एक प्रोटीन है, इसमें से कौन सा वो प्रोटीन है जो MCM प्रोटीन को असेंबल होने से रोकता है, जो फ्रेशली सिंथेसाइज्ड DNA होते हैं। फ्रेशली सिंथेसाइज्ड DNA का मतलब आपको पता है कि DNA का रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन वगैरह होता है इस फेज़ में।
तो वहाँ पे एक चीज़ है जो एमसीएम प्रोटीन को वहाँ पे असेंबल होने से रोकता है, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या जेमिनिन। तो प्राइमेज अलग है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अलग है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अलग है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है इसका करेक्ट, जेमिनिन। थोड़ा सा आप डिटेल ले लीजिए। एमसीएम प्रोटीन ये एक्चुअली प्रोटीन है जो इन्वॉल्व होता है डीएनए रिप्लिकेशन के इनिशिएशन में। एमसीएम प्रोटीन विथ अदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन ये फॉर्म करता है एक्चुअली प्री रिप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। मतलब एक तो रिप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स हो गया, प्री रिप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स मतलब रिप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स से पहले आने वाला। तो ये उन्हीं के साथ मिलके इनिशिएशन वो करता है। और ये प्री रिप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स जो होता है यही लाइसेंस देता है कि डीएनए रिप्लिकेशन के लिए रेडी है। तो जो यहाँ पे जेमिनिन प्रोटीन है ये प्रिवेंट करती है इस प्री रिप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स जो है उसको बनने से एस फेज में और माइटोसिस वाले फेज, thus ensuring that the chromosomes are replicated only once in each cycle। मतलब जो डीएनए है आपका ग्रोथ 1 फेज के बाद रेडी होता है, प्री रिप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसका प्री रिप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स यही एमसीएम प्रोटीन का और अदर प्रोटीन का ही एक कॉम्प्लेक्स है वो बनता है जिससे रिप्लिकेशन होता है एस फेज में। और जैसे ही फ्रेशली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनते हैं एस फेज में, फिर जेमिनिन आता है जो इनको रोक के रखता है कि फिर से वो प्री रिप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स ना बना ले, जैसे फिर से डुप्लीकेशन ना हो। ऐसे में क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी एक्सेट्रा हो जाएगी। और ये नॉर्मली सेल साइकिल में नहीं होता है, आपको पता है। तो इसे कौन रोकता है, जेमिनिन ही रोकता है। क्वेश्चन नंबर 170 पे आते हैं। सेल्यूलोज क्या है, ब्रांच चेन होता है जहाँ पे अल्फा 1,6 और बीटा 1,4 बॉन्ड पाए जाते हैं, या अनब्रांच चेन है जहाँ पे अल्फा 1,6 बॉन्ड पाए जाते हैं, या अनब्रांच चेन है जहाँ पे बीटा 1,4 बॉन्ड पाए जाएंगे, या ब्रांच चेन है जहाँ पे अल्फा 1,4 और बीटा 1,4 बॉन्ड पाए जाते हैं। एक्चुअली सेलुलोज जो है वो एक फाइब्रस टफ वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो सेल वॉल्स में मिलता है प्लांट्स के, पर्टिकुलरली इन स्टॉक, स्टेम, ट्रंक्स एंड ऑल द वुडी पोर्शंस ऑफ द प्लांट। अब जो ये सेलुलोज है ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, अनब्रांच होता है, ये होमोपॉलीसैकेराइड है, मतलब एक ही ग्लूकोज यूनिट का बना हुआ और कुछ इसमें नहीं रहता। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज ही रहता है, ग्लूकोज के रिपीटेड यूनिट से मिलकर, इसलिए होमोपॉलीसैकेराइड। तो अनब्रांच हो गया। अब अनब्रांच आपको ऑप्शन नंबर 2 और 3 में मिलेगा। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज देखिए जब जुड़ रहा है, जैसे आपको मैंने बताया अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बना के जुड़ेगा, वैसे ग्लूकोज जो होता है क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, तो वो एक दूसरे से 2-3 जगह पे जुड़ सकते हैं आराम से। अब उसके बेसिस पे अलग अलग होता है, अल्फा 1,6 बॉन्डिंग है या बीटा 1,4 बॉन्डिंग है, या अल्फा 1,4 बॉन्डिंग है या बीटा 1,6 बॉन्डिंग है। तो अब आप देखेंगे जब सेलुलोज का स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो ग्लूकोज के यूनिट होते हैं इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, जो 2 ग्लूकोज के बीच में बनता है। अब ये जो सेलुलोज का है इससे स्ट्रक्चर में जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं ये एक दूसरे से बीटा 1,4 बॉन्डिंग बना के रहते हैं। तो कौन सा सही होगा आपका, अनब्रांच चेन है सेलुलोज और यहाँ पे बीटा 1,4 बॉन्डिंग होती है। करेक्ट ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 118, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज ब्रॉट अबाउट बाय। तो ये अब आप देखेंगे जब आप पढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर वो मैच्योर होकर मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। उसके बाद उस पर पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होता है, जो भी उसमें कोडॉन्स रहते हैं, 3-3 कोडॉन पे जैसे एक एमिनो एसिड रखा जाता है। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे एमिनो एसिड जब बन जाते हैं उसको रीड किया जाता है, उससे पॉलीपेप्टाइड आपका बनता है। पर अगर उस कोडॉन में UAA, UAG या UGA ये कोडॉन आया, जिसे आपको पता है जब बेसिस आपको डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है ये सीक्वेंस है ATGC TTTTT ऐसे करके, आपको इसमें तो कुछ ऐसा ग्रुप कोडॉन वाला चीज़ पढ़ाया नहीं जाता। जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है वो एक फ्रेम को पकड़ता है, ठीक है। ये जो डीएनए सीक्वेंस इसमें 3 को पकड़ेगा और फिर इसके बाद ये 3 करके एक एक कोडॉन रखता जाएगा। अगर ऐसा कोडॉन में, इसी से रिलेटेड है ओपन रीडिंग फ्रेम वगैरह, अगर ऐसे कोडॉन में ये आ गया UAA, UAG या UGA, इसके लिए आपके पास कोई tRNA नहीं है कि जो इन कोडॉन्स पे कोई एमिनो एसिड रख सके। और रिजल्टली क्या होगा कि कोई भी tRNA नहीं है जो इस पे कोई भी एमिनो एसिड रखा जा सके, रिजल्टली जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसीलिए जो जीन्स होते हैं, जो जीन से पॉलीपेप्टाइड बनता है, वो उसके सारे सेगमेंट में कहीं पे ये नहीं पाया जाता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन में उसका
फुल पॉलीपेप्टाइड, ट्रांसलेशन में उसका फुल पॉलीपेप्टाइड चेन मिलता है। तो टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज ब्रॉट अबाउट बाय ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय राइपेंड फ्रूट, कह रहा है कौन सा हार्मोन जो होता है प्रोड्यूस होता है राइपेंड फ्रूट से। तो मैं आपको बता दूं इथाइलिन जो है वो हमेशा से रिकग्नाइज किया गया है एक हार्मोन जो फ्रूट राइपनिंग को एक्सेलरेट करता है, और जो फ्रूट राइपेंड भी हो जाता है वो भी रिलीज करते हैं एथाइलिन, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने नियर बाई फ्रूट्स के राइपनिंग के लिए, और इसीलिए ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इसका कॉमन नेम है। तो विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय राइपनिंग फ्रूट, इट इज एथाइलिन। आपने कहावत सुनी होगी, बहुत कॉमन है, खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है। तो ये ऐसा ही है कि जब एक बार फूड राइपन होने लगता है वो एथाइलिन हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है, और ये गैसियस हार्मोन होता है, तो अगल बगल के फ्रूट्स को भी ये संदेश देता है, मैसेज देता है कि आप भी राइपेंड होइए। तो इसीलिए बहुत करेक्ट कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। क्वेश्चन 120 पे आते हैं। प्लांट सिंथेसाइज आर्गिंग फ्रॉम द एमिनो एसिड। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो भी आपके सेल्स में चीज़ें हैं ये इन्हीं चीज़ों से मिलके बना होता है, एमिनो एसिड, प्रोटीन, कार्बो, जैसे एंजाइम्स, एंजाइम क्या, एंजाइम्स आर प्रोटीन यूजुअली, और कार्बोहाइड्रेट वगैरह से आपका न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है। तो जो भी चीज़ें हैं आपका वो कुछ ना कुछ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जैसे फाइटो हार्मोन्स हैं ये इन्हीं कई सारे यूनिट से मिलके बने हुए हैं। वैसे जो आपका ऑक्सीजन है ये भी किसी न किसी चीज़ से बनता होगा। तो एक्चुअली ये ऑक्सीजन बनता है एक एमिनो एसिड से जो है आपका ट्रिप्टोफैन। द प्रिंसिपल ऑक्सीजन हायर प्लांट इज इंडोल 3 एस्टिकेट। आपको पता है जो ऑक्सीजन का फॉर्म पाया जाता है प्लांट्स में वो IE के फॉर्म में रहता है, इंडोल 3 एस्टिक एसिड। और ये प्लांट जो सिंथेसाइज करते हैं ऑक्सीजन वो ट्रिप्टोफान से सिंथेसाइज करते हैं, और एक ही पाथवे नहीं है, ट्रिप्टोफान से ऑक्सीजन एमिनो एसिड ऑक्सीजन फाइटो हार्मोन बनने के कई सारे पाथवेज हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, क्या, ट्रिप्टोफैन। ओके, सो ये था आपका पूरा 120 क्वेश्चन। होप आपकी सारे आंसर की आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये आप वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर में ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लगातार देखने के लिए। और ये जो लिंक है मास्टर्स ऑफ बॉटनी आपको मिलेगा हमारा वेबसाइट है petbotany.wordpress। इसके सारे लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पेपर है, एक क्वेश्चन पेपर इस आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ जो मैं कुछ टाइम बाद जो है अपलोड कर दूंगा। ओके, मौजूद रहेगा, आप उसे डाउनलोड कर। तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट किसी यूज़फुल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।